order in original is passed by the adjudicating officer under section 73 or 74 and order in appeal is passed by the appellate authority under section 107 of the act. चलिए, एक और क्वेश्चन था कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट अपील के साथ लगने चाहिए। शो कॉज नोटिस लगना चाहिए, OIO लगना चाहिए, OIA लगना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लगने चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील लगनी चाहिए, ये सब लगना चाहिए। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 10 मार्च को एक ऑर्डर पास किया और उसमें कहा अपने रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स को कि साहब व्हेन यू स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन यू शुड बी हैविंग अ लीनिएंट व्यू। आप हर छोटी छोटी बात पर ऑर्डर में अपील में वो रिजेक्ट ना करें, डिफेक्ट ना लगाएं। अगर कोई डिफेक्ट ऐसा है जो क्यूरेबल है एट योर ओन एंड, ये रूल्स में लिखा भी है, देयर आर सर्टन डिफेक्ट्स विच कैन बी क्योर्ड बाय द रजिस्ट्रार इटसेल्फ विदाउट इनवाइटिंग द एप्लीकेंट टू क्योर इट। अपने आप से सुओ मोटो कर सकते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बात, और मैं आपको बता दूं साहब, GST-80 प्रोसीजर रूल 2025 अपने आप में एक कोड है, सेपरेट कोड है, और उसमें प्रेसिडेंट साहब और रजिस्ट्रार साहब को पूरी पावर्स दी गई हैं हाउ टू रन देयर ट्राइब्यूनल, हाउ टू रन देयर बेंच। एंड टुमारो यू विल फाइंड that new type series of circulars or orders which are issued by the principal bench will come into picture now. अभी तक तो आप 255 सर्कुलर देख रहे हैं बाय दी CBIC एंड न्यूमरस एडवाइजरीज एंड प्रेस रिलीजेस बाय दी GSTN। अब देखेंगे मल्टीपल ऑर्डर्स, एडवाइजरीज एंड सर्कुलर्स इशूड बाय दी GST-80 प्रिंसिपल बेंच ऑल्सो। यू शुड कीप अ टैब ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि वो बताएंगे हाउ टू रन माई कोर्ट, हाउ वुड आई बी डूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द जस्टिस इन माई कोर्ट एंड कोर्ट्स। सो यहाँ पर उन्होंने 30 जून तक ये कहा था कि हम रिलैक्स्ड व्यू लेंगे, लीनियंट व्यू लेंगे। अब 15 मई को उन्होंने उस 30 जून की डेडलाइन को ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है और कहा है कि मैं 31 दिसंबर तक हम लीनियंट व्यू लेंगे। यहीं पर एक सवाल और आता है कि क्या ये 30 जून की जो डेडलाइन है फाइलिंग अपील की, क्या इसको एक्सटेंड किया जाएगा? इसका आंसर अरूप भाई साहब ने मुझे अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है। मैं वो जवाब ना नहीं दूंगा और भाई साहब से भी कहूंगा कि वो जवाब ना दें। आप सर कुछ सरप्राइज तो रहना चाहिए। कल शाम तक वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसमें सुनिएगा कि हमारा जवाब क्या है कि 30 जून की। देखिए यहीं पर चर्चा थोड़ा खत्म कर देनी है, ये चर्चा तो लंबी है। तो कल शाम को ये इस बात का जवाब मिलेगा आपको कि 30 जून की डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, अब मेरे ख्याल मैंने लगभग इंपॉर्टेंट सारी बातें ले ली। ये PPT, अच्छा एक और बात बिफोर आई पार्ट विद दिस थिंग, कानून पढ़ना पढ़ाना मेरा प्रिय काम है। एक प्री रिकॉर्डेड पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स, 8 सीरीज ऑफ लेक्चर्स मैंने लिटिगेशन के ऊपर रिकॉर्ड करके रखी है। इसमें एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जिसको ये प्री रिकॉर्डेड जो मार्च 2026 तक की रिकॉर्डेड है, ट्राइब्यूनल भी डिस्कस कर चुका हूँ उसमें सारा डिटेल में। लगभग 35 घंटे का रिकॉर्ड है, 3500 स्लाइड की PPT है और हर उस व्यक्ति को 15,000 पेज का एक स्क्रिप्ट ऑफ GST भी मिलेगा जो इस कोर्स को पढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये पेड बेसिस पर है फ्रैंकली, लेकिन इट्स अ स्मॉल शुल्क। पढ़ाई हमेशा जो है वो निशुल्क नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका शुल्क होना चाहिए। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और भविष्य में अपने आप को और ज़्यादा ट्राइब्यूनल कन्वर्सेंट, लिटिगेशन कन्वर्सेंट बना सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर अब इस बात को खत्म करता हूँ और सर को थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए फॉर सर। आई थिंक ही इज गिवन अ क्विक डिलिबरेशन एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे और मैं जहाँ तक क्वेश्चंस के बारे में रिव्यू कर रहा था अभी, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन सर यू आंसर्ड फॉर ऑल द 11 क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन रह गया है। वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स कि हम लोग जब अपील के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दो क्वेश्चन रह गए। एक है कि हम लोग अपील के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सर, तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए पहले, बिफोर काम शुरू करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या ध्यान हमें देना चाहिए? सर वेल बिगिन इज हाफ डन। तो वैसे ही मैं तो हमेशा यूँ कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी काम शुरू करें तो उसकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए।
और यहाँ पर एक मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किया है, पीपीटी आपको भी मिल जाएगी, जिसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है इन 2 स्लाइड्स में कि आपको किस तरह से अपनी पेपर बुक बनानी है और किस तरह से उसमें क्या क्या कागज़ किस सीक्वेंस में इंडेक्सेशन। हम तो अपनी पेपर बुक करूँ भाई साहब स्पाइरल करके देते हैं बेंच को, पिछले कई सालों से हम जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं स्पाइरल करके कलर्ड पेपर्स के साथ प्रॉपरली प्रेजेंटेड इंडेक्स। और एक और बात, आप एक सिनॉप्सिस भी साथ में लगाइए अपनी अपील के साथ, अपने पेपर बुक के साथ, ताकि वो 2000 शब्दों में, और 2000 शब्द तो चलो अलग बात है, हम हमेशा एक फ्लो चार्ट के रूप में क्रोनोलॉजिकली डेट्स को ज़रूर बताते हैं ताकि बेंच को पहली नज़र में समझ में आ जाए कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं, हम उससे क्या चाहते हैं। तो ये तैयारी तो बहुत आवश्यक है ही है सर, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग ये क्वेश्चन क्यों आए हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये देखा जा रहा है कि जब हम लोग अपील को फाइनली सबमिट करने जा रहे हैं तो अपील ऑर्डर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसका लास्ट पेज नहीं है, शो कॉज नोटिस के बीच के पेजेस नहीं है, शो कॉज नोटिस नहीं है। तो जब भी हम अपील चालू करें करना तो पहले हम लोग सारे डॉक्यूमेंट देख ले, जैसे सर ने बताया। अभी सर लास्ट सवाल इस पे जो है, जो हमारा रह गया यहाँ पे, वो है कि एक बात बताया गया है कि पोर्टल पे कि आप एक्सेल टेम्पलेट को यूज़ कीजिए, उसको रेडी कीजिए। तो ये यूज़ करने से या ना करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सर एक्सेल टेम्पलेट जैसे हम भी चर्चा कर रहे थे सर नाश्ते में भी आज सुबह, और आपने भी ये बात बोली और आपने बहुत अच्छा रीज़न भी दिया सर। ये मैं सर ने जो बात बोली आपके सामने रखता हूँ कि भाई एक्सेल टेम्पलेट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आप एक ही टैक्स पेयर की मल्टीपल ईयर्स की अपील फाइल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि डाटा जो एक ईयर का होता है वो दूसरी ईयर में पेस्ट हो जाता है, और मतलब ऐसे उल्टा सीधा जो है स्विच हो जाता है। तो अगर आप एक्सेल टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो वो अपने आप ही कंपेरेबल फिगर्स आपके सामने एक रेडीमेड मोड में रहेंगी, ताकि उससे एक गलती ये नहीं होगी, और दूसरा आपका डाटा स्टोर्ड होगा, आपका डाटा वहाँ पर प्रॉपरली जो है अपलोड होगा बेंच के पास, रजिस्ट्री के पास, तो वो भी उसको वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए बिफोर द बेंच, जजेस की कंपैरिजन के लिए उनको देंगे। तो ये सब पर्पस यही है बेसिकली। और बेसिकली बेंच जो है अपने लिए, मैं बेंच को बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह से चीज़ों को सामने से मांगा है हमसे, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा कर पाएंगे हमारे इश्यूज़ का। एक बात और अरूप भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जितनी बार भी मैं हमारे ऑनरेबल बेंच मेंबर से, लगभग 90 मेंबर्स हैं, मैं 40 मेंबर्स से तो लगभग भारत में मिल चुका हूँ 1 to 1 पर्सनली, सबसे बातचीत करके मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है सर, दे आर गोइंग टू गिव यू पेशेंट हियरिंग फॉर श्योर। आपको सुनवाई प्रॉपर देंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार, जितनी बार आप चाहोगे कि आप हमसे दोबारा सुनिए, हमसे एक बार फिर से सुनिए, ये बात भी सुनिए, वो बात भी सुनिए, दे विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू स्पीक, टू पुट फोर्थ योर पॉइंट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और मैं फिर से कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, नाउ द एरा हैज इन रियलिटी कम दैट यू वुड फाइंड द रियल डेवलपमेंट ऑफ जीएसटी। टिल नाउ हम कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हम 8 बल्कि 16 दिशाओं में भटक रहे थे। अब हम एक दिशा में जाएंगे, क्योंकि एक फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी हमारे सामने आ रही है। और सर इसके जो जुडिशियल मेंबर्स हैं, मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। फाइनेस्ट लीगल माइंड्स ऑफ द कंट्री, जेंटलमैन, और इवन स्टेट और सेंट्रल के भी जो ऑफिशियल्स मुझे नज़र आए वहाँ पर, they are so fine, they are so wise, they are so experienced, and मतलब जिन्हें हम स्लैंग में कहते हैं एक्चुअली पढ़े लिखे मेंबर्स वहाँ पहुँच रहे हैं। तो यू विल फाइंड कि वो आपको सुनेंगे भी, कानून को प्रॉपरली इंटरप्रेट, क्योंकि हमारी बार के भी एक मेंबर एडवोकेट राजेश जैन साहब, ऑनरेबल जस्टिस नाउ पोस्टेड एट देहरादून बेंच, वो भी वहाँ गए हैं और हम उनको जानते हैं राजेश सर को, कि वो उन्होंने किस तरह के मैटर्स पास्ट में इस्टेब्लिश किए, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड। ऐसे बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ। तो आई एम सो एक्साइटेड नाउ दैट नाउ टाइम हैज़ कम, दैट सनराइज हैज़ एक्चुअली कम विच विल इल्यूमिनेट द एंटायर वर्ल्ड ऑफ जीएसटी सो फैंटास्टिकली। थैंक यू सर। बट हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं, हम लोग को एक चीज़ और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंच जो है वो कैलकाटा में होगा, तो शायद आप बाहर रहते हो, तो आपको शायद वर्चुअली अटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रिपरेशन ऐसे कीजिए
कि जब भी जैसे यहाँ पे बताया गया अबाउट सर वो पेजिनेशन, अबाउट साइनिंग, अबाउट द बुक मार्क इंडेक्स, वो सारी चीज़ प्रॉपरली कीजिए ताकि कल जब आप अपने सिस्टम से आप हियरिंग को अटेंड कर रहे हैं और बेंच मेंबर्स कहीं दूर बैठे हैं, तो आप जैसे वो पेज नंबर को बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या है, कौन सा एनेक्स्चर है, कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स खोल रहे हैं, कौन सा ऑर्डर खोल रहे हैं, ये पर पेजेस जो हैं वो क्लियरली इंडेक्स एंड पेजिनेटेड है, तो फिर आपका जो हियरिंग है वो ईजी रहेगा। और दूसरा, क्योंकि टाइम कम है हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए अबाउट द समरी ऑफ 2000 वर्ड्स, वो सर ने ऑलरेडी बता दिया सिनॉप्सिस के बारे में। तो सिनॉप्सिस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बेंच मेंबर्स के पास आपके जो मैटर है उसका तुरंत एक वो सिनॉप्सिस आ जाएगा कि मेन फैक्ट्स ये हैं, मेन ग्राउंड्स ये हैं कि मेरा मेन ग्राउंड लिमिटेशन का है, कि मेरा मेन ग्राउंड जुरिस्डिक्शन पे है, या फिर मैं किस पे बात करना चाहता हूँ मेनली, वो मेरा आ जा रहा है। उसके बाद जैसे सर हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह कि डिटेल में जो भी है वो हम लोग डिटेल अटैच कर रहे हैं, बट ये जो सिनॉप्सिस दे रहे हैं आप 2000 वर्ड्स का, इस पे काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे अब तक से स्टैट में भी हम लोग देख रहे थे कि बेंच मेंबर्स के पास सिस्टम में वो है और आपके सामने भी सिस्टम में है और आपको सिस्टम से बोलना पड़ा। बेंच मेंबर सिस्टम से तुरंत देखेंगे वो 2000 वर्ड्स में कि आप क्या बताना चाहते हो। तो विद दिस वी विल नाउ गो टू द सेकेंड टॉपिक, बिकॉज ऑर्गेनाइजर्स ने ऑलरेडी मुझे एक चेतावनी दे दिया है कि आपके पास जैसे चक द इंडिया में था 70 मिनट, तो मेरे पास 20 मिनट है सर्च के लिए। तो सर आई जस्ट क्विकली गो इनटू द सर्च। द फर्स्ट क्वेश्चन इज that reason to, and about other questions we'll take once the search is complete, then we'll take the question answers for others. So सर एक चीज़ बताया कि जब भी सर्च होता है सर हम लोग बोलते हैं कि रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, मेयर सस्पिशन नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है कि आपने चोरी किया है, मुझे लगता है कि 1 और 3 में मिसमैच है तो आपका चोरी किया है। तो सर ये रीज़न टू बिलीव और सस्पिशन में डिफरेंस क्या है सर? सर बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है, हम जब हमारे पास सर्च पार्टी आती है 2 पोर्शंस हैं, एक इंस्पेक्शन है और एक है सर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन 67(1) में होता है और 67(2) में सर्च एंड सीजर होता है। ये दोनों एक ही शब्द है, सर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन इज अ लाइटर एंड अ सॉफ्टर एक्टिविटी एक्सरसाइज। सर्च एंड सीजर इज अ इंट्रूसिव एक्सरसाइज जिसमें हम मतलब कहीं भी घुस सकते हैं, कोई भी ताला तोड़ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डाटा, कुछ भी चेक कर सकते हैं। अब इनके आने का जो सबसे बड़ा कारण है, जो सेक्शन 67 की बात करते हैं, पहली बात तो दे शुड हैव रीजंस टू बिलीव, मैं सारी बात पे आऊंगा, रीजंस टू बिलीव दैट द टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस्ड द सेल or not accounted the accurate actual sales, unaccounted stock, wrongful availment of ITC, fraudulently availment of ITC, or any other non-compliance of act or rules. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप INS 01 देखते हैं, which is the authorization for initiation of inspection या फिर सर्च एंड सीजर, तो वहां पर लिखा जाता है कि ये सारी बातें, सप्रेशन ऑफ सेल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग अवेलमेंट और एनी अदर नॉन कंप्लायंस ऑफ एक्ट रूल्स, वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा होता है। बट क्या अगर मैं यूं कहूं, सप्रेशन ऑफ सेल्स, जब मेरा शो कॉज नोटिस होता है तो शो कॉज नोटिस पे मैं कैटेगोरिकली ये मानता हूं, जूरिस्प्रूडेंस एस्टैब्लिश है, ध्यान से सुनिएगा साहब, आपको सर्च का आज मैं आपको राम बाण देके जा रहा हूं। अगर आपने हिम्मत दिखाई तो कोई भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो इंस्पेक्शन के लिए आया या सर्च के लिए आया और आप अपनी स्क्रिप्ट जानते हैं वो 15,000 पेज की, तो आपसे वो कुछ निकलवा नहीं सकता। ये मैंने 50 बार किया है, मतलब 100 times at least I have implemented this and ensured what I wanted from the search party to happen. तो वहाँ लिखा जाता है कि आपने सप्रेस किया, आपने ITC गलत लिया, लेकिन वहाँ लिखा जाता है you have wrongly availed ITC or you have suppressed the supply or unaccounted stock or non-compliance of any act or provisions of act or rules. जब हम नोटिस, शो कॉज नोटिस में भी ये मानते हैं कि एलिगेशन मस्ट बी स्पेसिफिक, एलिगेशन मस्ट बी टू द पॉइंट, citing the specific instance where, on what occasion,
फॉर व्हाट इनवॉइस एंड ऑन व्हाट डेट I have conducted a non-compliance. It cannot be generic. It has to be specific. Then how could there be a possibility of a generic show INS 1 जहाँ पर ये लिखा है that you have, we believe, reasons to believe that you have non-complied the act or provisions of act or rules. वहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा कि आप एक ऐसी इनवॉइस सीरीज बना रहे हो जो कि आउटसाइड द बुक्स है, आप एक ऐसा लोकेशन पे भी काम कर रहे हो जिनको आपने रिपोर्ट नहीं किया और वहां से जब आप सप्लाई करते हो, मटेरियल स्टोर करते हो, वो आपका आउटसाइड द बुक्स है, सप्रेशन ऑफ सप्लाई है। ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक उसमें नहीं लिखा। सर, रीजंस टू बिलीव, रीजंस टू सस्पिशन, रीजंस टू डाउट, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। रीजंस टू बिलीव, रीजंस टू सस्पिशन, रीजंस टू डाउट। Reasons to suspicion or doubt is not used in the law. It is reasons to believe. And belief is developed with application of mind, with the mature, unbiased, founded application of mind. Reasons to believe is derived with the help of some specific information. Reasons to believe is established with the help of personal, individual application of mind, not what Arup sir told me. Rajendra Mishra ji आजकल बहुत पैसे कमा रहे हैं. So this is suspicion. He has given me a rumor. He did not have the founded information. He did not check his bank account. He did not have the password of his Godrej Tijori. So he did not have such information. Similarly, when I initiated a search merely on the basis of an information received by me as a joint commissioner that on such and such place some goods have been secretly kept, on such and such place some unaccounted documents have been secretly kept, on such and such place some cash have been secretly kept. My dear friends, तीसरी वाली बात को हटा दो. Even if I have information that on such and such place some cash has been secretly kept, unless the cash has a significant exhibited demonstration of the nexus between the cash and the supplies made outside the books, that cash cannot be searched or that cash cannot be seized also. So reasons to believe is the foundation. In addition to that, they should have, although they show you the INS 01, INS 01 लिखा जाता है 67(1) में है या 67(2) में है। 67(1) में जब होता है तो उसे सिर्फ इंस्पेक्शन कहा जाता है। इंस्पेक्शन का अर्थ है वो जब आएंगे आपसे जो भी मांगे आपको वो देना है। अब इन स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए, आपसे जो भी मांगे, जो भी, क्या जो भी मांग सकते हैं वो, कुछ भी मांग सकते हैं वो। रीजंस टू बिलीव जब मैं कह रहा हूं, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक कि आपने फलानी पार्टी का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी लिया हुआ है, ये पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस पार्टी को पेमेंट नहीं की है आपने और आपने क्रेडिट लिया हुआ है। हमें लग रहा है कि आप यहां से अनअकाउंटेड सेल करते हैं, उसके लिए टेस्ट परचेजेस अलाउड है सेक्शन 67। वो आपकी दुकान पर आएगा, आपसे माल खरीदेगा। अगर आप बिल बनाते हो या नहीं बनाते हो, अगर आप बिल बनाते हो देन इट इज ओके, अगर वो बिल नहीं बनाते हो तो वहीं पर वो आपको साइट करेगा दैट आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इनवॉइसेस। और वो जो परचेज के पैसे आपने दी उसने आपको दिए हैं, वो गुड्स भी आपको वो रिटर्न करने का हक रखता है और अपने पैसे वापस प्राप्त करने का हक रखता है। ऐसा नहीं कल को कहते हो अरे बिका हुआ माल वापस नहीं होता, जी तूने तो माल खरीद लिया, अब तूने जो करना है कर, पैसे नहीं दूंगा वापस तुम्हें। सो रीजंस टू बिलीव में बोरोड सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, फाउंडेड मटेरियल चाहिए, सब्सटेंशियल मटेरियल चाहिए, कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस चाहिए। और कोई भी ज्वाइंट कमिश्नर से कम की कैडर का व्यक्ति
सर्च को, इंस्पेक्शन को इनिशिएट ऑर्डर नहीं कर सकता। INS 1 में जब इंस्पेक्शन होता है तो वेरिफिकेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन जब INS 1 को 67(2) में इशू किया जाता है तो उसे सर्च कहा जाता है। सर्च इज कपल्ड विद द सीजर ऑल्सो। तो रीजंस टू बिलीव जो है बहुत जरूरी है सर, मुझे लगता है। हाँ। आप आगे और सवाल क्योंकि हमारे मतलब पार्टिसिपेंट में काफ़ी क्वेश्चन है तो वो भी लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो सर ने भी बताया, दो चीज़ें एक साथ बता दी हैं कि रीज़न टू बिलीव के बारे में, और एक और मंशा थी अपने पार्टिसिपेंट्स के जानने कि INS 01 का क्या कंडीशन देखना है, तो वो भी सर ने ऑलरेडी बता दिया है। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्टली जाएंगे कि सर्च एक कारण से आए थे कि मतलब मेरे 1 और 3B में मिसमैच है। क्या सर इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं कि आपके ITC आपने गलत ले लिया, आपने कॉमन क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, एक कारण से सर्च में आना और उसके दूसरे कारण पे शो कॉज नोटिस करना अलाउड है कि नहीं? यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमारे फेवर में होता है, हो सकता है। रोमिंग इंक्वायरीज नहीं हो सकती, ऐसे कुछ भी वो आपसे नहीं पूछ सकते, मांग सकते। अभी एक रीसेंट सर्च में मुझसे कहा गया फलानी पार्टी का आप इनवॉइस दिखाइए। मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने आपने उनको बोला पार्टी को कि ठीक है उसकी पूरी फाइल मंगवा दीजिए, परचेज फाइल उस पार्टी की, उन्होंने मंगवा दी। अगली डिमांड आई कि आप जिनसे भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की परचेजेस हैं पिछले साल में, उनके इनवॉइसेस या उसके लेजर दिखा दीजिए। मैंने कहा साहब मैं नहीं दिखा रहा, बिकॉज इस तरह से आप मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। यू शुड हैव अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मी विच वारंटेड दिस सर्च, अदरवाइज सर्च वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल बिकॉज यू। मैंने कहा साहब मुझे रीजंस टू बिलीव दिखा। अब वही बात है, आप में उस सर्च पार्टी से वो रीजंस टू बिलीव मांगने की वो करेज, वो कॉन्फिडेंस, क्या वो है? अगर वो है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी 50% कॉन्सिक्वेंसेज इज ऑलरेडी कर्व्ड। वो जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज 50%, अगर आपने उससे सिर्फ ये मांग लिया कि साहब आई विश टू सी रीजंस टू बिलीव, या मत दिखाइए मुझे, सिर्फ बता दीजिए कि आपके रीजंस टू बिलीव क्या है, क्योंकि वो दिखाने के लिए लायबल नहीं है। फ्यूचर में आप उनसे मांग सकते हैं राइटिंग में that what warranted the search to be conducted, please supply me the reasons to believe. Similarly, जैसा कि स्पेसिफिक सवाल सर ने पूछा है, अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आते हैं, वो उसको एक्सटेंड करके उसको ऑडिट का रूप नहीं दे सकते। आप उन्हें कहिए साहब 67 में तो स्पेसिफिक कोई इंक्रीमेटिंग मटेरियल आपको मिलता है तभी आप आते हैं साहब, तो वही बताइए ना मुझे साहब, प्यार से बोल दीजिए रिस्पेक्टफुली, साहब मुझे बताइए ना ऐसा कौन सा इंक्रीमेटिंग मटेरियल है, ऐसी कौन सी फाउंडेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास जिसके लिए आपको यहाँ तक चलकर आना पड़ा। वरना तो ये सब चीज़ें तो आप 65 के ऑडिट में भी 3 साल का इकट्ठा देख सकते थे मुझसे, आप सब कुछ कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और करने को तो वो कर सकते हैं, लीगली नहीं पॉसिबल, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि साहब